everyone, कैसे हो सब? वेलकम ऑन टू द चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन 6, सेक्शन 6A, 7, 7A एंड सेक्शन नंबर 8। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 6, दैट इज use of electronic records and electronic signatures in government and its agencies। फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 6 का जो सब सेक्शन 1 है ना, वो पता क्या कहता है? कहते हैं अगर किसी लॉ में मतलब किसी भी कानून में ऐसी प्रोविजन है कि नंबर 1 कि आपको अगर कोई फॉर्म, कोई डॉक्यूमेंट या कोई एप्लीकेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी में, गवर्नमेंट बॉडी, एजेंसीज या ऑफिस में फाइल करनी है ना, तो कहते हैं स्पेसिफिक तरीका क्या है, आपको वो फॉलो करना होगा। मतलब अगर आपको कोई भी फॉर्म, डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन किसी गवर्नमेंट की ऑफिस या एजेंसीज में अगर फाइल करनी है तो एक स्पेसिफिक तरीके के साथ होगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर कोई लाइसेंस, परमिट, सैंक्शन या अप्रूवल को आपने इश्यू और ग्रांट करना है तो वो भी क्या है, एक स्पेसिफिक तरीके के साथ होगा। तीसरा, अगर कहते हैं आपको पैसों का रिसिप्ट और पेमेंट करना है तो उसके लिए भी क्या है, जो पर्टिकुलर मैनर है, जो स्पेसिफिक तरीका है, उससे ही वो होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये सब जो चीज़ें हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फाइल करने हैं या फिर लाइसेंस, परमिट, जो अप्रूवल है, इनको इश्यू और ग्रांट करना है या फिर आपको रिसिप्ट और पेमेंट करना है, तो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि लॉ में लिखे गए जो पहले ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराना मेथड है, जो वो लिखा हुआ है, आपको उसे ही फॉलो करना है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटली भी अब इस काम को कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान लो ऐसा एक लॉ में लिखा है कि बिजनेस लाइसेंस के लिए ना आपको क्या है, अपने लोकल ही एक गवर्नमेंट ऑफिस के पास जाकर के एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होगी। ठीक, अब लॉ में तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अब मान के चलो जो गवर्नमेंट है ना, उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अब भले ही लॉ में, मतलब उस लॉ में एक ऐसा लिखा हुआ प्रोविजन बनी हुई है कि आपको लोकल अपने गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर फिजिकली वो एप्लीकेशन सबमिट करनी है बिजनेस लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन क्योंकि कहते हैं गवर्नमेंट ने ही ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करा है, तो डैट मीन्स अगर आप फिजिकली उस ऑफिस में जाने के बजाय ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो वो भी वैलिड माना जाएगा। समझें एग्जाम्पल से? तो बस ये पॉइंट भी ऐसे ही कह रहा है कि ये सब को आप स्पेसिफिक तरीके के साथ करो, लेकिन जरूरी नहीं है कि लॉ में जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड लिखा है उसे ही फॉलो करना है। इन सभी चीज़ों को आप अगर ऑनलाइन भी, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर रहे हो तो उसे भी वैलिड ही माना जाएगा। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 6 का सब सेक्शन 1 सबको क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 के बारे में। ये पता क्या कह रहा है? कहते हैं अभी अभी आपने सब सेक्शन 1 में क्या पढ़ा कि आप क्या है, अगर फॉर्म को, एप्लीकेशन को फाइल करना चाहते हो, लाइसेंस वगैरह को अगर आप इश्यू ग्रांट करना चाहते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट करना चाहते हो, तो भाई आप ये सब इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। तो बस कहते इन्हीं चीज़ों को, ये सारे प्रोसेस को जो अपनी फाइलिंग करनी है या इश्यू ग्रांट करना है, इसी प्रोसेस को क्या है, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, जो गवर्नमेंट है ना, कहते वो रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। लेकिन उसको वो जब वो रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी तो किन बातों का ध्यान रखेगी? सबसे पहले तो फ्रेंड्स कहते कि जो गवर्नमेंट है ना, वो ये देखेगी कि जो ये फाइलिंग करनी है, इशू या ग्रांट वगैरह करना है, तो उसको किस फॉर्मेट में करना है, किस मैनर में करना है, डिजिटली मतलब किस फॉर्मेट में करना है, ये रूल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। दूसरा, अब जब आप फाइलिंग करवा रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को फाइल करवा रहे हो, जब इशू और ग्रांट करवा रहे हो, तो मुझे बताओ ये सब करने में कुछ फीस और चार्जेस लगेंगे, राइट? तो वो फीस और चार्जेस को पे करने का क्या मेथड रहेगा? वो यूपीआई के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसके थ्रू करना है, कौन सा पेमेंट मेथड होगा? तो ये सब भी कौन डिसाइड कर सकती है? गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। समझ गए? सिंपल था कि सब सेक्शन 1 में हमने देखा कि वो सब चीज़ें वो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक किस फॉर्मेट में करना है, पेमेंट का क्या मेथड रहेगा, जब वो फीस और चार्जेस लगेंगे वो सब ऑनलाइन करवाने में, तो वो सब रूल्स कौन डिसाइड कर सकती है, कौन प्रिस्क्राइब कर सकती है? गवर्नमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 6A, दैट इज डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर।
फ्रेंड्स इसका मतलब पता क्या इस सेक्शन का, कहते जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, उसके पास ये अथॉरिटी है, ये राइट है कि वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर को ऑथोराइज कर सकती है। क्यों? ताकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो पब्लिक सर्विसेज है ना वो एफिशिएंटली डिलीवर कर सके, और ये काम वो करती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल मान लो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, उसे लगता है कि पब्लिक सर्विसेज लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम या फिर डिजिटल पेमेंट सिस्टम, मतलब ये जो पब्लिक सर्विसेज है ना, कहती एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि यार इसे डिजिटली स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, तो उसको डिजिटली स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर को ऑथोराइज करती है। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा, और क्यों करेगा वो ऐसा, पब्लिक सर्विसेज को एफिशिएंटली प्रोवाइड करने के लिए। समझ गए? तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सो फ्रेंड्स सेक्शन 6A के ही सबसेक्शन 1 में आपको एक एक्सप्लेनेशन शो हो रही होगी, राइट? अब उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पॉइंट पता क्या कहता है, कहते हमने देखा कि एक सर्विस प्रोवाइडर को ऑथोराइज करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडर कौन, तो कहते वो सर्विस प्रोवाइडर कोई इंडिविजुअल, प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर फर्म या फिर कोई बॉडी और एजेंसी भी हो सकती है। फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट है ना, वो इन सभी एंटिटीज़ को क्या है, परमिशन देती है, किस बात की, कि ये लोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। लेकिन कहते हैं ये सर्विसेज उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड करेंगे जो कि गवर्नमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर के लिए बनाती है। इतना समझे? अब एग्जाम्पल देख लीजिए। सो फ्रेंड्स मान लो जो गवर्नमेंट है ना, वो एक प्राइवेट कंपनी को ऑथोराइज करती है, क्यों, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो अब ऐसे सिनेरियो में यहाँ पर प्राइवेट कंपनी क्या हुई, वो एक सर्विस प्रोवाइडर हुई। सो आई होप आपको सेक्शन 6A का सबसेक्शन 1 सभी को क्लियर हो गया विद एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 6A का सबसेक्शन 2। तो अभी कहते हैं हमने सेक्शन 6A के सबसेक्शन 1 में क्या समझा कि जो गवर्नमेंट क्या है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर को ऑथोराइज करती है। अब सबसेक्शन 2 पता क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहते हैं एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, जिसने उस सर्विस प्रोवाइडर को ऑथोराइज करा था, वो क्या है, कहते हैं उस सर्विस प्रोवाइडर को परमिशन दे सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, परमिशन दे सकती है सर्विस प्रोवाइडर को, किस बात की, कि वो जो अपनी सर्विसेज दे रहा है ना, वो चार्जेस कलेक्ट कर सकता है, किससे, उन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन से जो कि उन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो कहते हैं एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, मान लो उसने एक सर्विस प्रोवाइडर पिंकू एंड कंपनी, ठीक है, पिंकू एंड कंपनी को ऑथोराइज किया था कि वो क्या है, एक XYZ को क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है जी। अब जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पिंकू एंड कंपनी को कहती है कि देखो मैं तुम लोगों को परमिशन देती हूँ कि तुमने जो XYZ को सर्विसेज प्रोवाइड करी है ना, उनसे तुम फीस जो है, अपने जो चार्जेस हैं वो कलेक्ट कर सकते हो। तो ये बात कर रहा है सबसेक्शन 2। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चार्जेस है ये सेट कौन करता है, तो कहते हैं वो सर्विसेज के जो चार्जेस कलेक्ट करने हैं ना, वो डिसाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ही। गवर्नमेंट ये देखती है कि कितने चार्जेस कलेक्ट करने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 6A के सबसेक्शन 3 के बारे में। इसको एग्जाम्पल से समझना। एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो क्या एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है, दैट इज ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग सिस्टम, जिसमें लोग क्या है, ऑनलाइन टैक्स सबमिट करेंगे। अच्छा जी, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पता क्या कहती है, कहते हैं ये जो ऑनलाइन न्यू सिस्टम वो जो टैक्स फाइलिंग का इंट्रोड्यूस कर रही है ना, इसको ऑपरेट कौन करेगा, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि ये जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है, इसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इस न्यू सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑथोराइज किया है। इतना समझ गए? अब कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या है, परमिशन दे रही है चार्जेस को कलेक्ट करने के लिए, कि वो क्या है, जिससे को भी ये वो सर्विसेज देंगे अपनी फीस ले सकते हैं। अच्छा जी, इतना तो हमने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में समझ लिया था। लेकिन ये सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो बात अभी हमने समझी कि गवर्नमेंट जब ऑथोराइज करती है एक सर्विस प्रोवाइडर को, तो वो उसको ये हक दे देती है कि तुम अपने चार्जेस कलेक्ट कर सकते हो।
लेकिन कहते ये वाली बात अगर एग्जिस्टिंग लॉ में, एक ऑलरेडी बने हुए कानून में, लॉ में मेंशन नहीं है, कौन सी बात, कि सर्विस प्रोवाइडर क्या है, अपनी सर्विसेज के चार्जेस कलेक्ट कर सकता है, ये बात अगर कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ में मेंशन नहीं है, तब भी क्या है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सर्विस प्रोवाइडर को इस बात का हक दे सकती है, परमिशन दे सकती है कि आप अपने सर्विसेज के चार्जेस कलेक्ट कर सकते हो, कर लीजिए कलेक्ट। लेकिन शर्त क्या है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को अच्छे से अगर फॉलो कर रहे हैं तो। समझ गए कि अगर एक लॉ में नहीं भी इस बात को मेंशन किया हुआ, फिर भी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सर्विस प्रोवाइडर्स को इस बात का हक दे सकती है। समझ गए। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 6A के सबसेक्शन 4 के बारे में। अब ये सेक्शन पता क्या कहता है, इसमें ना दो चीज़ों की बात करी गई है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो कहते हैं स्केल ऑफ सर्विस चार्जेस, मतलब जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, कहते हैं उसके पास ये अथॉरिटी है, ये हक है कि वो क्या है, ये डिसाइड कर सकती है कि कौन से सर्विस के लिए कितने चार्जेस, कितनी फीस कलेक्ट की जाए। ठीक है, मतलब किस सर्विस के लिए कितने चार्जेस, कितनी फीस लगेगी, ये कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरी बात कौन सी आती है इसमें, प्रोवाइडेड दैट कि वो क्या है, डिफरेंट चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज, मतलब वो अलग अलग सर्विसेज के लिए डिफरेंट चार्जेस भी प्रिस्क्राइब कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और इस बात को वो स्पेसिफाई कैसे करती है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके। अब एग्जाम्पल देखना फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, वो एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म सिस्टम को क्या है, लॉन्च करती है। ठीक है, अब उसमें दो तरह की सर्विसेज हैं, एक बेसिक सर्विस और एक एडवांस सर्विस। बेसिक सर्विस फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना, एडवांस सर्विसेज फॉर एग्जांपल वीडियो लेक्चर्स, पर्सनल कंसल्टेशन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट चाहे तो इन दोनों के लिए अलग अलग जो चार्जेस हैं वो रख सकती है। फॉर से जो बेसिक सर्विसेज हैं उसके लोअर रेट्स वो रख सकती हैं, और जो एडवांस सर्विसेज हैं उसके लिए वो हाई रेट रख सकती है। तो यही पॉइंट कहना चाह रहा है कि ये डिसाइड कौन करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस सर्विस के लिए कितने चार्जेस आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, और हर सर्विस के लिए वो क्या है, अलग अलग रेट जो है, अलग अलग जो प्राइस है, मतलब वो भी वो सेट कर सकती है, और इस बात को वो स्पेसिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 6A सबको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7, दैट इज रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये सेक्शन पता क्या कहता है फ्रेंड्स, कहते हैं अगर मान लो किसी लॉ में, किसी कानून में ऐसी प्रोविजन है कि आपको क्या है, रिकॉर्ड या फिर कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई डॉक्यूमेंट क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या है, रिटेन करके रखना है, तो इस चीज़ को क्या है कहते हैं आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो, लेकिन कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती है ना, तभी उन डॉक्यूमेंट्स को, उन रिकॉर्ड्स को अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली रखते हैं तो वो वैलिड माने जाएंगे। नंबर 1 कंडीशन ये है फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो आप इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट या जो भी आप रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिकली रख रहे हैं ना, वो फ्यूचर के लिए भी एक्सेसिबल हो, फ्यूचर में भी वो काम आए, मतलब जब उस रिकॉर्ड की या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े फ्यूचर में तब वो अवेलेबल हो, वो करप्ट ना हो जाए वो फाइल्स। ठीक है, मतलब वो काम आ सके फ्यूचर में। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन फ्रेंड्स ये है कि जो भी वो इंफॉर्मेशन, जो भी वो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको कहते हैं आपने बिल्कुल वैसे ही रिटेन करके रखना है इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि वो सबसे पहले वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, जनरेट की गई हो, सेंड करी गई हो या रिसीव करी गई हो, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ना हो जाए, जैसे ओरिजिनली वो सबसे पहले क्या है जनरेट, सेंड या रिसीव करी गई थी, वो बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। और अगर मान लो कहते उसको आप आगे कन्वर्ट कर रहे हो, मान लो किसी PDF में, तो वो भी कहते इस तरीके से होना चाहिए कि ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन थी उसमें कुछ हेर फेर ना हो जाए, वो बिल्कुल ओरिजिनल की ओरिजिनल ही रहे। तो पहले 2 कंडीशन समझ में आ गई। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। वो पता क्या है, अभी हमने बोला ना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है आप मतलब इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करके रखते हो, रिटेन करते हो, है ना। तो वो जो रिकॉर्ड्स है ना, कहते उसमें क्या है, ओरिजिन मतलब सेंडर कौन है, डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर कौन था, डेट, टाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है उसमें मेंशन होनी चाहिए रिकॉर्ड में, ताकि उससे क्या है अच्छे से वेरीफाई किया जा सके।
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अगर जो इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, मतलब वो क्या है, सिर्फ भेजने और रिसीव, मतलब सेंड और रिसीव करने में ही मदद करती है, तो ऑटोमेटिकली जनरेटेड जो इंफॉर्मेशन है ना, उसमें फिर ये सब कंडीशंस क्या है, आपको मैन्युअली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। डोंट वरी, अगर समझ नहीं आया तो पूरे सेक्शन 7 को हम एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो फिर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था पहले कि जो एक लॉ है उसमें ये प्रोविज़न है, अगर मान लो कि आपको एक इंफॉर्मेशन, एक डॉक्यूमेंट, एक रिकॉर्ड को क्या है स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिकॉर्ड करके रखना होता है, तो आप उसे इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है ना जी। अब मान के चलो एक हॉस्पिटल है जिसके लिए ये नेसेसरी है कि उसको रिकॉर्ड क्या है, स्पेसिफिक पीरियड उसका यहाँ पर क्या है 10 साल। मान लो जो हॉस्पिटल है उसको 10 इयर्स के लिए क्या है, अपने जो भी उसके रिकॉर्ड्स हैं उनको रिटेन करके रखना जरूरी है। लेकिन वो हॉस्पिटल क्या कर रहा है, पहले तो यार वो पेपर के थ्रू सब रिकॉर्ड होता था, लेकिन अब हॉस्पिटल क्या है, चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन रिकॉर्ड्स को क्या है वो रिटेन करके रखेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसने डाटा रिकॉर्ड करा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया डाटा उसका तभी वैलिड माना जाएगा अगर बोलो यस वो 3 कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो वो कंडीशंस को हम एग्जांपल के साथ देखो। सबसे पहले क्या था कि रिकॉर्ड्स असेसिबल होने चाहिए। बोलो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन क्या है कि वो रिकॉर्ड्स असेसिबल होने चाहिए। मान लो फ्रेंड्स 2015 में, ठीक है, 2015 में क्या है, ये जो हॉस्पिटल है ना इसने एक पेशेंट का रिकॉर्ड सेव करा था। ठीक है जी, अब 2024 में अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो मतलब वो बिल्कुल वो रिकॉर्ड वैसा का वैसा ही ओरिजिनल रिकॉर्ड क्या है अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो अब आप बोलो कि फाइल्स करप्ट हो गई है या है नहीं हमारे पास, नहीं। तो पहली कंडीशन ही ये थी कि अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो तो रख सकते हो, लेकिन वो रिकॉर्ड असेसिबल होना चाहिए। तो 2015 में अब रिकॉर्ड जो किया था 2024 में अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो वो आपके पास इजली अवेलेबल होना चाहिए। बोलो सबको पहली कंडीशन क्लियर हो गई। चलो बात करते हैं अब दूसरी कंडीशन की। तो फ्रेंड सेकंड कंडीशन क्या है कि वो जो इन्होंने रिकॉर्ड रखा था वो रिकॉर्ड करना है ओरिजिनल फॉर्मेट में या फिर कन्वर्ट कर सकते हो आप प्रॉपर एक एक्यूरेट फॉर्मेट में। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल फॉर्मेट की। मान लो फ्रेंड्स वो जो हॉस्पिटल है ना, उसने क्या है रिकॉर्ड को एक्सेल शीट में क्या है सेव करा था। ठीक, तो अब भी वही उसी तरीके वो क्या है एक्सेल शीट में ही वो डाटा जो है वो सेव होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में ही। लेकिन अगर मान लो हॉस्पिटल वालों ने उस एक्सेल शीट को क्या है पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया था, कोई बात नहीं कहते, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक और एक्यूरेट फॉर्मेट में, लेकिन शर्त क्या है कि अगर आप उसको एक ओरिजिनली पहले आपने उसको एक्सेल शीट में सेव करा था, कन्वर्ट कर रहे हो किसी अनदर डॉक्यूमेंट में लाइक पीडीएफ में कन्वर्ट करा, तो कहते वो जो रिकॉर्ड आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करा वो कोई बात नहीं, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि जो आपने कन्वर्ट करा है ना वो बिल्कुल वैसा ही ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जो डिटेल्स एक्सेल शीट में आपने जो भी सब रखी थी वही सेम टू सेम डिटेल्स पीडीएफ फॉर्म में भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ओरिजिनल जब एक्सेल शीट में था तब रिकॉर्ड कुछ और था, जब आपने उसको कन्वर्ट करा तो उसमें मॉडिफिकेशंस हो गई, उसमें हेर फेर हो गई। नहीं, मतलब वो जो रिकॉर्ड था किसने बनाया था, किस पेशेंट का बनाया था, कब बनाया था, कैसे बनाया था, अगर कुछ अपडेट भी करा है तो वो भी बताओ। क्लियर? बोलो सबको सेकंड कंडीशन भी क्लियर हो गई। चलो बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि उस रिकॉर्ड में सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ओरिजिन, डेस्टिनेशन मतलब सेंडर कौन था, रिसीवर कौन था, टाइम क्या था, डेट क्या थी, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन होनी चाहिए, तभी रिकॉर्ड को अच्छे से वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल पॉइंट क्या था, वो पॉइंट ये है कि अगर कोई ऑटोमेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन है, मान लो फ्रेंड्स ये सारी इंफॉर्मेशन में उसका जो फाइल साइज था वो ऑटोमेटिकली क्या है जनरेट हो गया, तो इस फाइल साइज को आपको फिर मैनुअली उसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स ये एक्सेप्शनल पॉइंट को ध्यान से समझो, ये कहना चाहता है कि आप रिकॉर्ड बना रहे हो, ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली, जैसे कोई मेटा डाटा,
कुछ चीज़ें क्या है वो ऑटोमेटिकली क्या है हो जाती है ना उसमें ऐड, मतलब तो जो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, फिर उसमें आपको इंफॉर्मेशन अपने हाथों से मैनुअली भरने की ज़रूरत नहीं है। देसी भाषा में एग्जांपल दूं, मान लो आपने ऑनलाइन टैक्स या कोई ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, चलो ठीक है। अब उसमें आपको एक रिसिप्ट मिली है ना, ठीक है। उसमें काम क्या था, आपने बिल सेंड करा, आपको रिसिप्ट रिसीव हुई, सिर्फ सेंड और रिसीव का काम था, राइट। उसमें ऑटोमेटिकली आपका नाम नूम सब कुछ मेंशन था। जब ऑटोमेटिकली मेंशन ही था, जब ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन जनरेट हो ही गई थी, आप दोबारा से मैनुअली उस स्क्रिप्ट में अपना नाम नूम भरने जाते हो? नहीं। तो बस एक्सेप्शनल पॉइंट यही कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है उसको आपको खुद मैनुअली क्या है, खुद से दोबारा से वो सारी डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप सबको सेक्शन नंबर 7 क्लियर। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 के बारे में। ये एकदम सिंपल है, ये पता क्या कह रहा है। कहते हैं अगर मान लो ऐसा लॉ है, एक ऐसा कानून है फ्रेंड्स, जिसमें ना पहले से ही इस बात का मेंशन किया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अपने रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं रिकॉर्ड करके, ठीक है जी। तो फिर उस वाले लॉ में, उस वाले कानून में जिसमें पहले से ही इस बात का जिक्र किया गया है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, तो फिर ये वाला जो सेक्शन है ना, इसकी जो बातें हैं वो फिर उस वाले कानून के ऊपर लागू नहीं होंगी जो पहले से ही इस बात की इजाज़त दे रहा है कि आप रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सभी को बोलो सेक्शन 7 क्लियर हो गया, वेरी गुड। Now friends, let's talk about section number 7A, that is audit of documents etc. maintained in electronic form। अगर फ्रेंड्स मान लो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है, ठीक है, वो कहता है कि अगर आपके कोई भी रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसको क्या है आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये जो ऑडिट करवाने वाली बात है ना, कहता है ये सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स हैं उन तक ही लिमिटेड नहीं है। तो आप समझदार हो, समझ गए। मतलब ये है कि ये ऑडिट वाला जो प्रोविज़न है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो आप मेंटेन करते हैं ना उस पर भी लागू होगा। कितना सिंपल था ना ये सेक्शन। चलो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आज के लास्ट सेक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, एक और बात, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो चुका है फ्रेंड्स, तो अब ना आपको साथ में एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा। आप चाहे तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप लोगों पर ही डिपेंड है करना चाहते हो या नहीं। लेकिन हाँ, कमेंट जरूर कर दिया करो यार, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आता भी है या नहीं, ठीक है। और हाँ, कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको कोई फर्दर जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होते ना, वो टॉपिक भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अब हमारे आज के लास्ट सेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 8 है फ्रेंड्स, पब्लिकेशन ऑफ रूल रेगुलेशन एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। कहते अगर किसी लॉ में ये प्रोविजन है कि कोई रूल रेगुलेशन ऑर्डर बाय लॉ या फिर नोटिफिकेशन को क्या है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके पब्लिश किया जाएगा, तो इस बात को जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल फॉर्म में ही, मतलब समझ गए आप लोग, वेरी गुड, कि अब क्या है, अब जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी पब्लिश कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स प्रोवाइडेड दैट, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अब देखो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है या मतलब जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दिया जाता है वो फिजिकल फॉर्म में भी, प्रिंटेड फॉर्म में भी दिया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी। इतना तो हम समझ गए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर रहे हैं तो वो भी वैलिड मानी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि डेट ऑफ पब्लिश कौन सी वैलिड मानी जाएगी। अच्छा, तो इसको ना फ्रेंड्स अब ध्यान से समझना। देखो फॉर एग्जाम्पल एक रूल बनाया गवर्नमेंट ने, ठीक है जी, हम सब जानते हैं कि वो फिजिकल गैजेट में भी क्या है नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक में भी कर सकते हैं, राइट। ये सबको पता है, इतना हम समझ गए कि जरूरी नहीं फिजिकल गैजेट में ही नोटिफिकेशन देनी है, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी दे सकते हो, ठीक, इतना क्लियर।
लेकिन सवाल ये क्या उठ रहा है कि डेट ऑफ पब्लिश कौन सी वैलिड मानी जाएगी। तो सुनो, अगर मान लो गवर्नमेंट एक रूल बनाती है फ्रेंड्स, ठीक है, और गवर्नमेंट पता क्या करती है, पहले उस रूल को उसने कहाँ नोटिफिकेशन दे करके पब्लिश कर दिया, पहले उसने फिजिकल जो ऑफिशियल गैजेट होता है ना, मतलब प्रिंटेड फॉर्म वाले में उसने नोटिफिकेशन दिया और बाद में इलेक्ट्रॉनिक वाले में दिया। तो फ्रेंड्स ये एक सिनेरियो बनता है। इस सिनेरियो में अब डेट ऑफ पब्लिश पता कौन सी वैलिड मानी जाएगी, जिसमें सबसे पहले रूल नोटिफाई किया गया है वो कौन सा था मुझे बताओ। हमारे इस एग्जाम्पल में फिजिकल ऑफिशियल गैजेट, तो डैट मीन्स इस सिनेरियो में फिजिकल ऑफिशियल गैजेट में जो डेट ऑफ पब्लिशमेंट वाली दी गई है ना, उसको वैलिड माना जाएगा। अब सिनेरियो नंबर 2, मान लो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया और पहले उसने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिशियल गैजेट में उस रूल को नोटिफाई कर दिया। तो इट मीन्स अब आप लोग अच्छे से समझ गए हो ना कि इसका मतलब क्या है कि क्योंकि पहले उसने इलेक्ट्रॉनिक ऑफिशियल गैजेट में इंफॉर्मेशन को या रूल को नोटिफाई करा है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिशियल गैजेट में जो डेट ऑफ पब्लिश थी उसको वैलिड माना जाएगा। समझ गए कि दोनों ही फॉर्म्स में क्या है, आप नोटिफिकेशन कोई भी रूल जो है उसको नोटिफाई कर सकते हो, लेकिन डेट ऑफ पब्लिशमेंट वही वैलिड मानी जाएगी जिसमें आपने पहले नोटिफिकेशन दे दिया। अगर आपने पहले ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दिया तो उसकी डेट ऑफ पब्लिश चलेगी। अगर आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे दिया तो इलेक्ट्रॉनिक वाले की क्या है, डेट ऑफ पब्लिश चलेगी पहले। समझ गए? सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।